स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप इसमें देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आप चैनल पे जाकर पूरे विजिट करके देख सकते हैं कि हमने अभी तक कितनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिए हैं। इसी श्रृंखला में हम जो 10th की एनसीईआरटी देख रहे हैं, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम इस सीरीज का जिसमें कि हम 10th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 को देखने से पहले आप पार्ट 3 1 2 3 को अवश्य देखिएगा। तो फिर हम देखते हैं फिर इसमें कि कहाँ से हमने छोड़ा था, उसको आगे चैप्टर है, उस चैप्टर को शुरू करते हैं कि हमने कहाँ से छोड़ा था, उसको क्या इसमें आगे करने वाले हैं। तो आप सब देखिएगा बड़े ध्यान से। तो जो हमारा शरीर होता है, शरीर के अंदर इसमें क्या होता है, इसमें एक नासाद्वार होता है जो कि हमारी नाक है, नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं। इस नासाद्वार के द्वारा हम वायु जाने का मार्ग होता है जो सीधे अपने फेफड़ों पर जाती है, जिससे कि वायु शरीर में अंदर वायु में धूल के कण या उस वायु के माध्यम से छोटे मोटे धूल के कण भी, अशुद्धियाँ भी रहित होती है, जिसको कि वह मार्ग में श्लेष्मा से प्राप्त होती है। तो आप प्रक्रम की सहायता से इसमें यहाँ पर वायु को कंठ के द्वारा फुफ्फुस में प्रभावित करती है, और फिर यह कंठ में उपस्थित जो अन्न वाला उपस्थित होते हैं उन्हें सुनिश्चित कर वायु मार्ग में निस्तापित कर देती है। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा बॉडी है। बॉडी के अंदर सबसे पहले हम नासाद्वार, जिसके द्वारा हम क्या सांस लेते हैं, और फुफ्फुस हमारे सीधे शरीर में चली जाती है, किसमें, फेफड़े में। और फिर इस मुख होता है, फिर ग्रासनी, जिसके द्वारा हमारा भोजन है, भोजन को चबाने का कार्य करता है, फिर कंठ में सीधे चले जाता है, फिर आहारनाल है, और फिर उपस्थित बला है, जिसमें कि हमारी ये छोटे छोटे आंत, छोटा आंत और बड़ी आंत में चले जाता है, फुफ्फुस है ये। और इसमें आप पसलियाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर, श्वसन नली, जिसमें कि हम इसका उपयोग सांस लेने में करते हैं। और फिर कैसिका और कृत्रिम कोश है जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है। और फिर यहाँ श्वसन नली है, जिसमें कि आप श्वसन नली में देख सकते हैं ये छोटे छोटे ये कण हैं। इसको किस तरह से क्या कहा जाता है, कोपिक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, कोपिक कहा जाता है। तो हम इसको मानव तंत्र का ये पाचन तंत्र है। और यदि आप इसके बारे में और डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि आप उसमें देख सकते हैं कि मानव का श्वसन तंत्र क्या है, उसको आप वहाँ से पूरे डिटेल में और समझ सकते हैं। तो फिर हम देखें इसमें कि जो फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में प्रभावित होती है, यानी विभाजित होती है, हो जाता है, और जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना को अंतःकृत हो जाती है, जिसे कूपिक कहा जाता है। मतलब कि इस तरह से हवा जाने वाली होती है, वह अंतःकृत हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कूपिका कहा जाता है। तो यहाँ से सवाल भी बन सकता है, उसका आंसर ये हो सकता है कि कूपिका क्या है। तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा देख सकते हैं। कूपिका एक सतह में उपलब्ध कराती है। कूपिका क्या करती है, सतह को उपलब्ध कराती है जिससे कि गैसों का विनिमय हो जाए। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे कि गैसों का विनिमय हो जाता है। कूपिका की भित्ति रुधिर वाहिका का वितरणीय जाल है। क्या है ये, वितरणीय जाल है, जो हमें प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। और जब हम श्वसन अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती, मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में जब हम श्वसन लेते हैं नासिका के द्वारा, तो हमारी जो पसलियाँ ऊपर उठने लगती है, डायफ्राम क्या होता है, वह चपटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें वक्ष गुहिका बढ़ जाती है, मतलब जो हमारे शरीर की गुहिका है वह बढ़ जाती है, और इसी कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चली जाती है, यानी कि जो लेती है उसमें भर जाती है। तो विषीकृत कूपिका भर लेती है, मतलब जो कूपिका है उस वायु को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, भर लेती है। इस पर रुधिर शेष इसमें शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो कूपिकाओं को छोड़ने के लिए, कूपिका क्या करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है, और बाद में क्या करती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए लाती, बाहर निकालती है। फिर कूपिका रुधिर वाहिका में, रुधिर कूपिका वायु में ऑक्सीजन को लेकर शरीर में के सभी अंगों तक क्या करती है, वह शरीर के जितने अंगों में जहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बॉडी के पूरे पार्ट में ऑक्सीजन को वितरित कर देती है। श्वसन चक्र में समय जब वायु के अंदर या बाहर होती है तो आप इसमें फुफ्फुस जैसे वायु अवशिष्ट में क्या करती है, आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पर्याप्त मोचने के लिए पर्याप्त वहाँ पर समय मिल जाता है। अब देखें इसमें धूम्रपान करने से क्या क्या हानिकारक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से हानिकारक हैं। फेफड़े को कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य लक्षणों में से, सामान्य कारणों में से एक है।
कौन सा कारण? कैंसर। और फिर इसमें कुछ ऊपरी हिस्से छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं। बालों जैसी छोटी छोटी संरचना होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सीलिया कहते हैं। सीलिया सांस लेते समय वक्त के अंदर ले जाने वाली वायु, रोगाणु, धूल तथा अन्य हानिकारक कणों को हटाने में इसमें मदद करती है। धूम्रपान करने वाले बालों जैसी संरचना को नष्ट कर देती है, जिससे कि रोगाणु, धूल, धुआं तथा अन्य हानिकारक रासायनिक फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण संक्रमण होती है। और फिर संक्रमण होने के कारण क्या? खांसी है तक जो फेफड़े तक वह कैंसर तक ले जाने का कारण ले जाने या उसका कारण बढ़ा देती है कैंसर होने का। तो आप फिर यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे हम जंतु के शरीर का आकार बढ़ता, मतलब कि जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ते जाता है ना, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि इसमें अकेला विस्तरण दाव शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए अपर्याप्त हो जाए उसका आकार बढ़ने के कारण, और फिर इसकी दक्षता धीरे धीरे कर कम हो जाती है। फुफ्फुस वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उनकी ऊतकों तक पहुंचाती है, जिनमें से ऑक्सीजन की कमी मानव इसमें श्वसन जो वर्णात्मक, जिसमें कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में जो अधिक विलेय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर की अवस्था में होता है। तो फिर यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ की जो कूप नलिकाओं की सतह पर फैसला आने की फैला दिया जाता है, फिर 80 वर्ग के मीटर के क्षेत्र में ढका रहता है। इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, और इसका विचार विनिमय के लिए वह विस्तृत सतह को उपलब्ध होने के लिए गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर की विस्मृत या ऑक्सीजन की गति करती है, तो फुफ्फुस शरीर की ऑक्सीजन में अणु की किस तरह से पैर अंगुष्ठ पर पहुंचाने का अनुमानता है 3 वर्ष का समय लेती है। इसके पश्चात आप इसका प्रसन्नता नहीं होती, जिसको हीमोग्लोबिन में इसमें देख सकते हैं। तो अब देखें हम इसमें कुछ प्रश्न हैं। तो प्रश्न देखें, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा एक जलीय जीवन की अपेक्षा स्थलीय जीवन है, क्यों? और फिर इसमें देखें हम, ग्लूकोज ऑक्सीकरण की विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त करना एक पक्ष। फिर मनुष्य में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होता है, गैसों का विनिमय, और मनुष्य फुफ्फुस को क्षेत्रफल के किस तरह से क्या करती है? विकसित या अविकल्पित करती है। तो इस तरह से आप यहाँ देखें। आप इसमें हम देखें कि वहन है क्या? मानव में किस तरह से वहन होता है? क्रियाकलाप 6.8 में देखेंगे हम, हमारे अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण कीजिएगा और ज्ञात कीजिएगा मनुष्य में किस तरह की हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्यतः प्रतिशत क्या है? क्या आप बच्चे और वयस्क के लिए सामान्य है? क्या पुरुष महिला में हीमोग्लोबिन स्तर अंतर है? और फिर इसमें यहाँ पर पढ़ के आप देख सकते हैं। तो फिर इसमें देखें हम आगे की क्या क्या बातें कही गई है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बच्चों नर तथा मादा जंतुओं में समान है। नर तथा मादा मानव व जंतुओं में केवल यानी जो दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिएगा कि किस तरह की ये तुलना है, उसके बारे में हम इनको और किस तरह से ये दिखाई देते हैं उनको देखें। यदि कोई अंतर दिखाई दे तो उसको कैसे समझेंगे इसमें कुछ अंतर है। तो इसमें देखना है पिछले अनुमान है, अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर में भोजन है, ऑक्सीजन है और वर्ज्य पदार्थ है, मतलब कि यहाँ भोज्य पदार्थ है, ऊतक हमारे शरीर में वहन करता है, जो कि कक्षा 9 में हमने देखा सीखा। रुधिर एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, जो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, जैसे कि प्लाज्मा। क्या है ये? प्लाज्मा हमारे जो हमने कोशिका को निलंबित करती है। इसमें प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन भोज्य पदार्थ में विलीन या वहन करता है। ऑक्सीजन के लाल रुधिर को कणिकाएं को ले जाते हैं, जो कि हमारे भोज्य पदार्थ में लवण का वहन रुधिर कोशिका के माध्यम से हम इस संयंत्र को प्राप्त करते हैं, जो कि रुधिर अंगों के आसपास धकेल सके। नलिकाओं में एक परिपथ की आवश्यकता होती है। नलिका है जो उसमें क्या होती है? इसमें एक परिपथ की आवश्यकता होती है। रुधिर सभी ऊतकों में भोज्य पदार्थ तथा अन्य तंत्र हो, यह सुनिश्चित करें कि इस परिपथ में कभी टूट फूट जाए तो मरम्मत हो सके। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखें हम कि हमारा पंप
मतलब कि हमारा पंप क्या है, हमारा पंप हृदय। हृदय किस तरह पंपिंग करता है? तो हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। मतलब कि हृदय क्या है, एक पेशी तंत्र है जो कि एक पेशी का अंग है, पेशी अंग है जो कि एक मुट्ठी के आकार के समान होता है। क्योंकि रुधिर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करता है। रुधिर क्या है, वह ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या करता है, वहन करता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त रुधिर में मिलने से रोकने के लिए हृदय के कोष्ठों में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना जाता है। फुफ्फुस फुफ्फुस से क्या होती है, वापस क्या होती है, ऑक्सीजनित होती है रुधिर हृदय में ले जाना होता है, जो कि ऑक्सीजन की प्रचुर तब शरीर में शेष हिस्सों में पंपिंग किया जाता है। हम इस प्रक्रम में विभिन्न चरणों के समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का रुधिर में फुफ्फुस, मतलब जो ऑक्सीजन होती है वह रुधिर में फुफ्फुस का किस तरह हृदय के बाईं ओर या स्थित कोष्ठ दायां, जिसे दायां अलिंद या इसे बायां अलिंद कहते हैं। और फिर इसमें रुधिर में एकत्रित करते समय बायां अलिंद जो पहले देखा हमने बायां अलिंद, और फिर बायां अलिंद क्या होता है, इस शिथिल रहता है। और फिर अगला पृष्ठ इसमें बायां निलय फैल जाता है। कौन सा बायां निलय फैलता है, और फिर यह संकुचित होता है जिससे कि रुधिर इसमें स्थानांतरित हो, मतलब कि जो रुधिर है वह क्या हो जाते हैं, वह स्थानांतरित हो जाते हैं। आपने बारी से देखा या फैला जब पेशी बायां, जो कि बायां पेशी है वह निलय संकुचित होता है। जब रुधिर की कोशिका में क्या पंपित हो जाती है तो उसमें जो ऊपर वाला दायां कोष्ठ होता है, मतलब कि शरीर का ऊपर वाला दायां कोष्ठ होता है, तो दो दायां अलिंद जब फैलता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीकृत रुधिर इसमें की हो जाती है। जैसे कि फिर दायां अलिंद संकुचित होता है, फिर नीचे संगठित कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है और फिर रुधिर से दायां निलय स्थानांतरित कर देता है, जो कि रुधिर में ऑक्सीकरण हेतु अपनी बारी से पर फुफ्फुस पंप कर देता है। अलिंद का एक क्या होती है, इसमें अपेक्षा निलय होता है। इसमें पेशी भित्ति कैसी होती है, इसमें मोटी होती है, क्योंकि इसमें निलय पूरे शरीर में रुधिर भेजता रहता है, और जब निलय जो अंततः है वह निलय संकुचित होता है तो जो वाल्व है उल्टी दिशा में प्रवाहित रुधिर प्रवाह को रोक या सुनिश्चित करती है। तो हम इसमें अब देखें, हम इसका डायग्राम के बारे में समझ लें, इसके डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं तो उसको देख लें। सबसे पहले तो इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है, हमारा मानव हृदय का काष्ठ है, जो हमारा हृदय होता है उसको। तो ये है, इस साइड देखिए आप, क्या इस साइड में क्या है, ये बायां निलय। तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये क्या है, ये बायां निलय। और फिर आप इसमें देखेंगे तो दायां निलय। ये क्या है, बायां निलय। कौन सा निलय, बायां निलय। ये क्या है, बायां निलय। और ये क्या है, विभाजिका, मतलब ये। और फिर इस साइड का हो गया दायां निलय। और फिर आप जाएं तो बायां अनिलय अलिंद, जो दायां निलय और दायां बायां निलय और दायां निलय, इस साइड का बायां इस साइड का दायां। तो फिर इसके ऊपर जब चलेंगे हम, यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ आने पर हमको क्या मिलता है, इसमें बायां अलिंद। और फिर इस साइड आए तो इस साइड हमें मिलेगा दायां अलिंद। ये बायां हो गया, इस साइड आया था हम, कौन सा मिला, दायां अलिंद। फिर इसके बाद जब हमारी जो पंपिंग होती, जो आयु यानी कि जो हमारी वायु जाती है उसमें फुफ्फुस की शिराएं होती, जहाँ पर क्या होती है इसमें कि जो हमारी हवा जो सांस लेते हैं वो वायु जाती है, तो वो क्या होती है, यहाँ पर उसकी जगह क्या पंपिंग होती है। और फिर ठीक उसके ऊपर जाओगे तो आप यहाँ छोटी छोटी क्या है, ये धमनियाँ हैं, जो फुफ्फुस धमनियाँ की, मतलब इसमें हवा जाती है वह फूलती रहती है। और सबसे बड़ी ये क्या है, ये महाधमनियाँ, मतलब कि यहाँ से जो जाती है वायु तो छोड़ती हैं। तो महाधमनियाँ शरीर के ऊपर की ये महाशिराएं हैं। ये इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, शरीर के निचले भाग का महाशिराएं, ये छोटी छोटी ये क्या है, शिराएं बनी हैं। तो इस तरह से यहाँ वायु प्रवेश होती है। तो फिर देखें हम, फिर आगे आगे देखते हैं कि किस तरह से इनको डेट्रॉइट कर दिया गया फुफ्फुस में ऑक्सीजन के रुधिर में प्रवेश करने के लिए। तो फिर देखें हम हृदय का बायां
हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित या विऑक्सीजनित रुधिर के मिलने से या रोकने के लिए लाभदायक होता है। तो इस तरह पूरी तरह दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। और पक्षी स्तनधारी शरीर में जंतु में जिन पर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनको किसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु यह बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें शरीर के का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब कि इन पक्षियों को शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है। और फिर उन जंतुओं में से जिन्हें हम कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है और शरीर का तापक्रम पर्यावरण की तापक्रम पर निर्भर होता है, जो कि उच्च जल का स्तर चर या बहुत ही सरीसृप जैसे जंतुओं के 3 कोष्ठीय हृदय होता है और वे ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा की कुछ सीमाएं तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली, जो कि हृदय के कोष्ठ होते हैं, जहां पर वह रुधिर फ्लोम में भेजा जाता है और फिर जहां पर ऑक्सीजन जनित होती है और सीधा ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में भेज दी जाती है। जिस तरह से मछली के शरीर में इस एक चक्र केवल एक बार ही रुधिर तक में पहुंचाता है और दूसरी ओर अन्य कोशिका में प्रत्येक चक्र को 2 बार हृदय तक पहुंचाते हैं, जिसका द्वय संचरण कहलाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फुफ्फुस की जो शिराएं हैं, ये फुफ्फुस कोशिका है। फुफ्फुस कोशिका के लिए इसका ये बाहर जो आवरण बना है ना, वो है क्या है, यह धमनी है और इस साइड के अंदर जो छोटी-छोटी हैं वो क्या है, ये वाली आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, फुफ्फुस का शिरा है। और फिर इस तरह ये महाशिरा है और ये महाधमनी। बाहरी वाला क्या है, ये महाशिरा। आंतरिक वाली क्या है, ये ब्लैक लाइन से आपको दिख रही है, तो ये क्या है, महाधमनी। फुफ्फुस शरीर के अलावा यह शरीर के अंगों का निर्माण इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में व्यवसाय का निरूपण। तो यहाँ पर हम देखें, अब इसके रक्तचाप के बारे में देख लें कि ये है क्या, रक्त दाब है क्या। रुधिर वाहिका में भित्ति की कोशिका विरुद्ध दाब डालती हैं और यह आप कहते हैं, इस तरह से दाब डालने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, इसको रक्त दाब कहते हैं। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन गया। और जब दाब शिराएं होती है धमनी पर अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती हैं, धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय या प्राकुंचन या संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब या निलय अनुशिथिल, इस तरह दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिल दाब कहलाता है। इस तरह धमनी के अंदर जो बना दाब है क्या कहलाता है, वह अनुशिथिल दाब कहलाता है। और फिर इसमें देखें समांतर प्रकुंचन दाब लगभग कितना 120 mm होता है तथा अनुशिथिल का लगभग दाब इसमें देखें 80 mm पारा होता है। तो इसमें देखें हम धमनियाँ किस तरह की, ये धमनियाँ शिरा जो मनुष्य के हाथ की धमनियाँ उसको बारे में यहाँ दर्शाया गया। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।